1800 में जापान एक फ्यूडल सोसाइटी थी, यानी जापान समुराई, किंग्स, लॉर्ड्स और पुरानी ट्रेडिशन से भरपूर था। फिर 1868 में आया मेजी रिस्टोरेशन है, जिसने जापान को मॉडर्न बनाने का मिशन स्टार्ट किया। जापान ने डिसाइड किया अगर हमें वेस्ट से कम्पीट करना है तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। और फिर कुछ ही डिकेड्स में जापान ने रेलवेज, मॉडर्न आर्मी, नेवी, फैक्ट्रीज बनाई और एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न किया। 1900 और 1940 के बीच जापान एक मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। जापान का एक ही एम था एशिया का सुपर पावर बनना। यही एम्बिशन जापान को वर्ल्ड वॉर 2 तक ले गया। 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है और जापान एक्सिस पावर्स को ज्वाइन करता है। जापान एशिया में बहुत तेजी से एक्सपेंड करता है, लेकिन दिसंबर 1941 में जापान एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, पर्ल हार्बर अटैक। जापान बिना कुछ सोचे समझे अमेरिका पर अटैक कर देता है, जिसमें अमेरिका के 2043 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद अमेरिका पूरी स्ट्रेंथ के साथ जापान के खिलाफ वॉर में उतर आता है और 1944 से 45 के बीच में अमेरिका ने जापान की सिटीज पर मैसिव बॉम्बिंग की। जापान की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पोर्ट सब बर्बाद कर डाले, लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। फिर आता है 6 अगस्त 1945, एक ऐसा दिन जिसके बारे में जापान तो क्या पूरी दुनिया अनजान थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ऐसा कदम उठा सकता है। जापान के हिरोशिमा शहर में लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरह सुबह उठकर कोई अपने ऑफिस तो कोई अपने स्कूल जा रहा था। हिरोशिमा के लोगों को आसमान से कुछ चीज गिरती हुई दिखाई देती है। हिरोशिमा के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो आसमान से गिरती हुई चीज एक ऐसी चीज है जो पलक झपकते ही हिरोशिमा को राख बनाने वाली है। वो था एक एटम बॉम्ब। और जैसे ही वो बम हिरोशिमा पर गिरता है, पलक झपकते ही हिरोशिमा के 80,000 से ज्यादा लोग राख बन जाते हैं। और जो लोग इस हमले को सरवाइव कर जाते हैं, वो लोग फिर बम से फैले रेडियस और जहरीली गैसें से मारे जाते हैं। कुल मिलाकर इस एक एटम बम से जापान के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर जापान एक सदमे में जा चुका था, लेकिन जापान ने सरेंडर अभी भी नहीं किया था। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के शहर नागासाकी पे भी एक बम गिरा देता है, जिसमें जापान के 70,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कुल मिलाकर इन 2 बम से जापान के लगभग 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। जापान का लगभग 30% मार्केट्स, बिल्डिंग्स और रोड से सब कुछ फ्लैट हो चुका था। 40 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके थे। जापान की इकोनॉमी लगभग 0 हो गई थी और लोगों में भूखमरी फैल गई थी। जापान लिटरली एक रूइंस में बदल चुका था। और फिर 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। और फिर जापान कसम खाता है कि हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे। और फिर शुरू होती है वो कहानी जहां एक्सपर्ट का कहना था कि जापान को रिकवर होने में कम से कम 100 साल लगेंगे, लेकिन जापान बस 25 सालों में वो कर दिखाता है जो करना आज भी बहुत से देशों का सिर्फ सपना बन चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को अमेरिका के कंट्रोल में दे दिया गया। ये पीरियड 1945 से 1952 तक चला। अमेरिकन ने जापान के सिस्टम को ग्राउंड जीरो से रिबिल्ड करना स्टार्ट किया। अमेरिका ने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की, मिलिट्री परमानेंट बैन कर दी, लैंड रिफॉर्म्स किए और एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न किया। एक तरह से जापान को रिस्टार्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। अमेरिका को लगता था जापान उन पे डिपेंड रहेगा, लेकिन जापान ने इसी डिपेंडेंसी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बना दिया। जापान के पास रिसोर्सेज नहीं थे, जापान के पास ऑयल नहीं था, मेटल्स नहीं थे, लैंड नहीं थी, बट जापान के पास एक चीज थी, वो था माइंडसेट। जापान के लोगों ने डिसाइड किया हम दुनिया के बेस्ट बनेंगे, चाहे हमारी जमीन टूट चुकी है लेकिन हमारी विल पावर नहीं टूटी। यहाँ से स्टार्ट होती है एक ऐसी साइलेंट रिवॉल्यूशन है जिसमें ना कोई बॉम्ब था, ना कोई वॉर था, तो बस डिसिप्लिन और इम्प्रूवमेंट। जापान में सिंपल सा आइडिया पॉपुलर हुआ, कॉपी, इम्प्रूव, मास्टर और इनोवेट। जापान ने अमेरिका से मशीन्स मंगवाई और जापानीज इंजीनियर्स ने उन मशीन्स का एक एक पार्ट खोल खोल कर देखा और उसको समझा और सोचा कि इसमें अब ऐसा क्या किया जाए कि ये मशीन्स और ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। एक ही दिन में इसमें कुछ नहीं होने वाला था, पर जापान ने सोचा हम टाइम देंगे लेकिन अपना बेस्ट बनाएंगे। अब सवाल ये था, अगर एक देश सिर्फ कॉपी करता है तो क्या वो वर्ल्ड का लीडर बन सकता है? कॉमन आंसर इज ऑब्वियसली नो, बट जापान सेज वेट एंड वॉच। यहाँ से जापान का रियल मैजिक स्टार्ट होता है। काइजन, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे दुनिया आज भी रिस्पेक्ट करती है। काइजन मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, रोज थोड़ा बेहतर, बस थोड़ा।
एक स्क्रू, एक स्विच या एक डिजाइन या एक प्रोसेस है, रोज एक छोटी सी कमी दूर करो। ये आइडिया सिंपल है, लेकिन इमेजिन करो पूरे देश के लोग ये फॉलो करे तो, हर वर्कर, हर इंजीनियर, हर मैनेजर डेली इंप्रूवमेंट करे तो। अगर एक मशीन को डेली 1% बेटर किया जाए तो एक साल में 365% इंप्रूवमेंट हो सकता है। जापान की फैक्ट्रीज में एक सिंपल रूल बना, अगर किसी वर्कर को किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट दिखे तो वो बिना डरे मशीन या लाइन रोक सकता था। सोचो अगर इंडिया या किसी और कंट्री में वर्कर लाइन रोक दे तो मैनेजर उससे गुस्से में बात करेगा और उल्टे पुल्टे सवाल करेगा। लेकिन जापान में सीन एकदम उल्टा था। मैनेजर वर्कर्स को कहता, अच्छा किया तुमने कंपनी का नुकसान बचाया। यहाँ वर्कर सिर्फ काम करने वाले नहीं थे, वो क्वालिटी का ध्यान रखने वाले इंसान थे। जापान के लोगों ने अपना काम सिर्फ नौकरी समझकर नहीं किया, वो अपने देश को एक जिम्मेदारी की तरह देखते थे। और जापान के लोग घर जाकर भी यही बात करते थे कि आज काम में हम क्या बेहतर कर सकते थे। बच्चे ये बातें सुनते हुए बड़े होते और जो वो बचपन से सुनते वो उसी तरह काम करते। धीरे धीरे ये सोच एक आदत बन गई और फिर एक कल्चर। बाकी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था जो देश कुछ साल पहले पूरी तरह तबाह हो चुका था, वो इतनी जल्दी कैसे संभल रहा है। इसी बीच जापान की एक कंपनी क्वाइटली ग्रो कर रही थी, टोयोटा। टोयोटा ने मैन्युफैक्चरिंग को इमोशन से नहीं, लॉजिक और प्लानिंग से चलाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ज्यादा गाड़ी कैसे बनाए, उन्होंने ये सोचा बेहतर गाड़ी। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, रिलायबिलिटी। और जब प्रोडक्ट रिलायबल होता है तो कस्टमर खुद वापस आता है। दुनिया ने धीरे धीरे माना जापानीज प्रोडक्ट्स पर भरोसा किया जा सकता है और ये भरोसा ही जापान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। 1960s के बाद जापान बदलने लगा। सोनी के रेडियोज और टीवीज लोगों के घरों में पहुंचने लगे। वॉल्कमैन ने म्यूजिक सुनने का तरीका बदल दिया। होंडा के इंजन से कम पेट्रोल में ज्यादा काम करते थे। पैनासोनिक के इटाची, टोशिबा, लोग कहते थे ये जापानीज प्रोडक्ट है तो लंबा चलेगा। जापान सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, जापान ट्रस्ट बेच रहा था। बाकी दुनिया जापान से पूछ रही थी इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल हुआ। जवाब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जापान ने सिर्फ 3 चीजें फॉलो की, अच्छी क्वालिटी, डिसिप्लिन और हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करना। ये कोई शॉर्टकट नहीं था, इसलिए इसे कॉपी करना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये सोच और आदत का रिजल्ट था। जापान ने पूरी दुनिया को मार्केट बना लिया। उन्होंने कहा हम सस्ता नहीं, रिलायबल प्रोडक्ट बनाएंगे। और दुनिया ने भी उनकी बात मान ली और लोग कहने लगे जापानीज प्रोडक्ट है, ले लो, ज्यादा दिन चलेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, देश में पैसा आने लगा, कंपनीज रिसर्च में और ज्यादा इन्वेस्ट करने लगी, टेक्नोलॉजी और ज्यादा बेटर होती गई। एक वक्त आया जब जापानीज कंपनीज अमेरिका और यूरोप में इन्वेस्ट कर रही थी। सोनी ने हॉलीवुड की कोलंबिया पिक्चर्स खरीद ली। मित्सुबिशी ने न्यूयॉर्क का फेमस रॉकीफेलर सेंटर खरीद लिया। जापानीज बैंक्स दुनिया के पावरफुल बैंक्स में गिने जाने लगे। लेकिन अब जापान के सामने एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो हिस्ट्री बनने वाली थी। अमेरिका को लगने लगा जापान हमसे आगे निकल रहा है। मीडिया में हेडलाइंस आने लगी। 1980s में अमेरिका को एक बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अमेरिका एक्सपोर्ट कम करने लगा और इम्पोर्ट ज्यादा। अमेरिका जापानीज कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका का माल जापान में बहुत कम बिक रहा था। इसका मेन रीजन था यूएस डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से अमेरिकन प्रोडक्ट महंगे और जापानीज प्रोडक्ट सस्ते हो गए थे। इससे अमेरिका की फैक्ट्रीज बंद होने लगी और जापान एंड जर्मन फायदे में जाने लगे। फिर अमेरिका ने एक प्लान बनाया कि डॉलर को कमजोर करो और येन और जर्मन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करो, और इसी प्लान को नाम दिया गया प्लाजा अकॉर्ड। प्लाजा अकॉर्ड एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो 1985 में साइन किया गया। पहले $1 240 येन के बराबर था, लेकिन प्लाजा अकॉर्ड के बाद सिर्फ 2 या 3 साल में $1 सिर्फ 120 येन के बराबर रह गया। यानी येन सिर्फ 2 से 3 सालों में डबल स्ट्रॉन्ग हो गया। येन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अब जापानीज कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन सब दुनिया के लिए महंगी हो गई। इसी वजह से जापान का एक्सपोर्ट कम हुआ, कंपनीज का प्रॉफिट कम होने लगा और ग्रोथ रुकने लगी। जापान ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए। बैंक ने लोगों को इजीली लोन देना शुरू कर दिया और सारा पैसा स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में जाने लगा। जापान के इन स्टेप्स की वजह से लैंड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, स्टॉक मार्केट स्काई रॉकेट कर गया। जापान बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। टोक्यो की जमीन की वैल्यू पूरे अमेरिका की जमीन से ज्यादा हो चुकी थी। ये सब करने से जापान को थोड़े समय के लिए लगने लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन जापान को क्या पता था कि उन्होंने खुद के लिए ही एक खड्डा खोद दिया है जिसमें सिर्फ गिरना बाकी था। फिर आता है 1990। जापान जो पिछले 4 साल से बबल क्रिएट कर रहा था वो फट जाता है
और जापान के स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टीज प्राइस एकदम से क्रैश हो जाते हैं। जापानीज बैंक्स जो आसानी से लोगों को लोन दे रहे थे वे लोन्स भी डिफॉल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जापान की इकोनॉमी स्लो और ग्रोथ एकदम जीरो हो जाती है। 1990s के इस क्रैश को द लॉस्ट डिकेड के नाम से जाना जाता है। लोग बोलने लगे जापान का मिरेकल खत्म हो गया, पर मिरेकल सिर्फ नंबर से नहीं होता, मिरेकल सोच से होता है। जापान की ग्रोथ स्लो जरूर हुई लेकिन उनकी क्वालिटी कभी गिरी नहीं, इसलिए कंपनीज बची रही, सिस्टम काम करता रहा। आज भी जापान के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ऑयल नहीं है, मिनरल्स कम है, अर्थक्वेक्स और सुनामी आते रहते हैं, फिर भी जापान आज भी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में है। इसकी वजह सिंपल है, जापान ने एक ऐसी चीज बना ली जो कभी पुरानी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी, काम में कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है। उनकी ट्रेन से टाइम पर चलती हैं, उनके प्रोडक्ट से सालों तक चलते हैं, उनके लोग अपने काम को सीरियसली लेते हैं। जापान ने दुनिया को और स्मार्ट नहीं किया, जापान ने दुनिया को ये दिखाया कि अगर सोच सही हो और रोज थोड़ा बेहतर बनने की आदत हो तो तबाह होने के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। जापान ने प्रूव किया ताकत सिर्फ पैसा या हथियार नहीं होते, असली ताकत होती है सोच, डिसिप्लिन और कल्चर, और यही है जापान का असली मिरेकल।